हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ थर्ड क्लास लेके। वेलकम टू माय क्लास टू लर्न इनकम टैक्स इन इजी एंड सिंपल मैनर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। आज इसमें हम थर्ड क्लास हिंदी में लेने जा रहे हैं। दो क्लासेस मेरी ऑलरेडी हिंदी में कंप्लीट हो चुकी हैं और ऐसे ही इंग्लिश में भी मेरी 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं इसी टॉपिक पे। पहले मैं आगे बढ़ने से पहले इस थर्ड क्लास में पिछले 2 क्लासेस में क्या हुआ उसको संक्षेप में बताना चाहूंगा, जिससे आपको हमें कंटिन्यूटी करने में और आपको भी और हमें भी मेरे को भी मदद मिले। पहली 2 क्लासेस में मैंने आपको पहले पेनल्टी प्रोविजंस 2016-17 तक क्या थे, 2017-18 में क्या चेंज आया उसके बारे में बताया और 2017-18 में हमने एक जो मेन सेक्शन था 270 कैपिटल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश करी कि पिछले सब सेक्शन 5 तक क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनके ऊपर आपको मैंने कुछ उदाहरण, कुछ इलस्ट्रेशंस भी बताए, जिससे आपको इसको समझने में मदद मिले, सपोर्ट मिले। और मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ इस पे गो थ्रू भी हुए होंगे इनकम टैक्स प्रोविजन में, इन सब सेक्शंस में, जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको रिकैप करना चाहूंगा, संक्षेप में बताना चाहूंगा कि पिछले 5 सब सेक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 270 कैपिटल ए, वो ये कहता है कि कौन सी अथॉरिटी है जो कि पेनल्टी लगा सकती है। मैंने इसमें आपको बताया था कि असेसिंग ऑफिसर, ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऐसी अथॉरिटी हैं जिनको ये पावर दी गई है एक्ट में कि ये लोग पेनल्टी इस सेक्शन में लगा सकते हैं। दूसरा सब सेक्शन क्या कहता है? दूसरा सब सेक्शन बताता है एक ऐसे पर्सन के बारे में जो कि कंसीडर किया जाएगा कि उसकी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है। वो क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या क्या होंगे हमारे सर्कमस्टांसेस, जबकि ये निर्धारित किया जाएगा कि उसकी इनकम अंडर रिपोर्टेड इनकम है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी पर्सन ने कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रखी है तो उसका जो असेस्ड इनकम का और 143(1)(a) के अंदर इनकम डिटरमिन हुआ है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगी। इसी में दूसरा मैंने क्लॉज में आपको बताया था कि अगर उसने रिटर्न नहीं फाइल किया है या रिटर्न फाइल किया है 148 के रिस्पॉन्स में फर्स्ट टाइम, इन दैट केस जो उसकी इनकम असेस्ड है, जो उसकी इनकम जो मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स है, जो दोनों का जो डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम उस पर्सन की होगी। थर्ड मैंने आपको बताया था कि अब उसकी रीअसेस्ड इनकम और पिछली असेस्ड इनकम या पिछली रीअसेस्ड इनकम का जो डिफरेंस है वो उसकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी। ऐसे ही मैंने इसमें आपको डीम्ड टोटल इनकम का बताया था, जिसमें प्रोविजन सब सेम है। मान लीजिए किसी की डीम्ड असेस्ड इनकम उस रिटर्न फाइल कर रखी है, डीम्ड असेस्ड इनकम और इनकम डिटरमिनेंट अंडर सेक्शन 143(1)(a) का जो डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टिंग इनकम ऑफ दैट पर्सन होगी। तो ये डीम्ड भी इसी में आ गई थी। फिर हमने इसी में आपको बताया था कि किसी का लॉस कम होता है या उसकी लॉस को कन्वर्ट होता है इनकम में, वो उसका अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम उस पर्सन का माना जाएगा। तो सब सेक्शन 2 हमारे को उस पर्सन के बारे में बताता है जिसकी की इनकम अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगी, सर्कमस्टांसेस को बताता है। अब हम आते हैं थर्ड सब सेक्शन पे। इसमें हमने आपको बताया था कि अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या होगी। ये भी उसी चीज को डिफरेंट वे में बताने की कोशिश करता है कि अगर उसने रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल की है या रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखी है, तो अगर उसने रिटर्न अपनी फर्स्ट टाइम फाइल की है और उसने रिटर्न ऑफ इनकम लेकिन फर्निश कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा, वही असेस्ड इनकम का
और 143(1)(a) की इनकम का जो डिफरेंस होगा वो हमारा अंडर रिपोर्टेड इनकम होगा। इन केस अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम फर्स्ट टाइम कोई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है 148 के रिस्पॉन्स में फर्स्ट टाइम, तो उस केस में डिफरेंट पर्संस के लिए क्या हम अंडर रिपोर्टेड इनकम होगी। मान लीजिए कंपनी है, फर्म है, लोकल अथॉरिटी है, उस केस में कोई स्लैब नहीं होता, आपको पता ही है। उस केस में मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स नहीं होता, उसमें 1 रुपए से भी टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो इनकम असेस्ड है, क्योंकि उसने रिटर्न नहीं फाइल की थी या रिटर्न फाइल की थी तो 148 के रिस्पॉन्स में पहली बार फाइल की थी, तो उस केस में क्या होगा कि जो असेस्ड इनकम है वही अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हो जाएगी उस पर्सन की, यानी कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी केस में। और अदर केस में यानी इंडिविजुअल केस में जहां पे स्लैब सिस्टम वगैरह है, उस केस में क्या होगा कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगी उसकी जो इनकम असेस्ड है और जो मैक्सिमम और नॉट चार्जेबल टैक्स है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हो जाएगी। इसके बारे में मैंने फिर आपको बताया था अगले क्लॉज में ही इसी सबसेक्शन में कि अगर उसकी रीअसेस्ड इनकम है तो डिफरेंस बिटवीन द रीअसेस्ड इनकम और द इनकम लास्ट असेस्ड, लास्ट रीअसेस्ड और लास्ट कंप्यूटेड, उनका जो डिफरेंस होगा वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हो जाएगी। इसी में एक फॉर्मूला भी आया था A माइनस बी प्लस C माइनस D। मैंने A, B, C और D को डिफाइन भी किया था। A में बताया था कि नॉर्मल प्रोविजन से इनकम देखेंगे, असेस्ड इनकम देखेंगे। B में आपको बताया था नॉर्मल प्रोविजन माइनस अंडर रिपोर्टेड इनकम देखेंगे। C में आपको बताया था डीम टोटल इनकम असेस्ड देखेंगे। D में बताया था मैंने डीम टोटल इनकम असेस्ड माइनस अंडर रिपोर्टेड इनकम। इन सबको जब हम जोड़ लेंगे तो एक अंडर रिपोर्टेड इनकम आ जाएगी, उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उस पर पेनल्टी लगाएंगे 50% या 200% के हिसाब से ये पेनल्टी लगाई जाएगी। अब इसके अंदर जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। इसमें आपको मैंने बताया था कि जो रिसीट, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट किसी साल में अपीयर होते हैं, किसी साल में आते हैं। मान लीजिए कोई उसने ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करी, इस साल में अपीयर हो रही है, लेकिन उसका सोर्स क्या था? सोर्स था पिछले, मान लीजिए 2020-21 का केस है, उसका सोर्स कहां से आया, पैसा कहां से आया? मान लीजिए 5 करोड़ का उसने ज्वेलरी ले ली। अब उसका सोर्स कहता है कि मेरे पिछले सालों में है जी, और पिछले सालों में मेरी एडिशन भी हो गई है। मान लीजिए 18-19 में, 19-20 में, 17-18 में, 16-17 में, कई सालों में सोर्स आया था। उस सोर्स को अनएक्सप्लेन्ड सोर्स मान के उसमें एडिशन भी कर दी गई, लेकिन पेनल्टी नहीं लगाई गई। तो ये हम इस सबसेक्शन हमें, ये सेक्शन हमें मैंडेट देता है, पावर देता है, अथॉरिटी देता है कि हम पेनल्टी तब लगा सकते हैं अगर पेनल्टी पहले नहीं लगी थी। सोर्स, हमने इन्वेस्टमेंट इस साल में अपीयर हो रही है, लेकिन उसका सोर्स पिछला था जिसकी एडिशन हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर पेनल्टी लगाने का हमें राइट मिलता है। इस सेक्शन ये हमें राइट देता है। अब पेनल्टी लगाएंगे कैसे? तो 5 सेक्शन में कहता है कि हम किस ऑर्डर में इस अमाउंट को उठाएंगे। ये कहता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, उससे प्रीसीडिंग ईयर, उससे पिछले साल उठाते रहेंगे हम लोग। मान लीजिए 2020-21 में 5 करोड़, 2021-22 का केस है ए वाई, 2020-21 में उसका सोर्स आ रहा था 5 करोड़, 2019-20 में उसका केस आ रहा था 2 करोड़, उससे पहले वाले साल में आ रहा था 1 करोड़। तो ये हम लोग उसकी इन सोर्स को उठाएंगे, उस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी पेनल्टी इस साल में लगेगी। पेनल्टी ध्यान रखिए, पेनल्टी उन सालों में कोई नहीं लगेगी, अदरवाइज फिर वो इशू उठ जाएगा कि 2016-17 तक तो 271(1) था, अब पेनल्टी कैसे लगाएं, इसमें 2016-17 भी कवर हो रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। पेनल्टी को हम इस साल में लगाएंगे जिससे करंट प्रोविजंस हम एप्लीकेबल कर पाए। अब यहां तक तो हमारा 5, और इस पर मैंने आपको इलस्ट्रेशन भी बताई थी जिससे क्लैरिटी, और मैं उम्मीद करता हूं क्लैरिटी और आपकी बड़ी होगी। कई इलस्ट्रेशन दिए थे पिछले मैंने क्लास में। अब हम आते हैं सब सेक्शन 6 पे, जो कि इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सब सेक्शन 6 क्या कहता है? सब सेक्शन 6 कहता है कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें
अमाउंट ऑफ इनकम तो ऐड हुआ है लेकिन वो अंडर रिपोर्टिंग ना माना जाए। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे इनकम भी ऐड हो सकती है कि भाई अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानी जाएगी। नहीं तो क्योंकि मैक्सिमम ये देखा गया है कि 99% केसेस में देखते हैं कि जो भी इनकम ऐड हुई है वो अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग है। अब ये कहता है कि क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। पहला ये क्लॉज में कहता है कि अगर एसएससी ने किसी इनकम के बारे में, अमाउंट ऑफ इनकम के बारे में एक्सप्लेनेशन ऑफर करी है और अथॉरिटीज के हिसाब से वो लोग सेटिस्फाई हैं कि एक्सप्लेनेशन बोनाफाइड है, तो उस इनकम को अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। बी क्लॉज में क्या कहता है? बी क्लॉज में कहता है कि अगर उसने इनकम, अमाउंट ऑफ इनकम जो है उसको एस्टिमेट बेस पे दिखाया है और उसके अकाउंट्स कंप्लीट एंड करेक्ट हैं टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अथॉरिटीज, इन दैट केस आल्सो, उस केस में भी हम उसकी इनकम को अंडर रिपोर्टिंग नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो अमाउंट ऑफ इनकम एस्टिमेट बेस पे ऐड किया गया है और उसके अकाउंट्स करेक्ट और कंप्लीट हैं टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अथॉरिटीज। थर्ड क्लॉज में ये कहता है कि अगर मान लो सीओ मोटो अपने आप एसएससी ने कुछ अमाउंट ऐड कर दिया, मान लीजिए उसके पर्सनल अकाउंट से ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल, मान लीजिए उसने कन्वेंस में खर्चा, टेलीफोन का बिल, टेलीफोन में खर्चा किया है। अब मान लो टेलीफोन में वो पर्सनल कॉल भी करता है तो हम उसके एस्टिमेट बेस पे ऐड कर लेते हैं कि 1/3 ले लेते हैं इसको या 1/5 ले लेते हैं या 1/6 ले लेते हैं, कुछ पर्सनल अकाउंट पे एक्सपेंडिचर को ऐड बैक इनएडमिसिबल दिखा के ऐड बैक कर देते हैं। लेकिन अब वो जो 1/6 1/5 ऐड किया है, ये असेसिंग ऑफिसर कहता है ना 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 ये तो बहुत कम है जी, हमें तो ये 1/4 लेना चाहिए था, 1/3 लेना चाहिए था। अब उसने 1/3 मान के ऐड कर दिया। अब दोनों का डिफरेंस ऐड तो कर दिया लेकिन ये लोग अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं ट्रीट किया जाएगा, इसको एक्ट हमारा हमें प्रोविजन बताते हैं। अब अगला इसमें आता है कि अगर अंडर कोई भी अमाउंट ऑफ इनकम है जो कि कंफर्मिटी है उसकी आर्म लेंथ प्राइस के साथ, एएलपी हम जिसको बोलते हैं, और उसको एसएससी ने अपनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को प्रेस्क्राइब किया अंडर सेक्शन 92D के अंदर। ये थोड़ा पॉइंट टिकलिश है क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन से कनेक्टेड है और ट्रांसफर प्राइसिंग से भी कनेक्टेड है, तो लेकिन शॉर्ट में बताना इसलिए जरूरी है आपको यहाँ पे क्योंकि ये क्लॉज में मेंशन है कि कभी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएं, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि उसने अमाउंट ऑफ इनकम कंफर्मिटी है आर्म लेंथ प्राइस के साथ और उसने एसएससी ने अपने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को 92D के हिसाब से मेंटेन कर रखा है, तो उसको हम अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानेंगे। इसके बाद लास्ट इसमें क्लॉज आता है सेक्शन सब सेक्शन 6 में, वो ये कहता है अनडिस्क्लोज इनकम डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन रेफर टू इन सेक्शन 270AA B, मतलब ये सर्च एंड सीजर के केस में ये पेनल्टी सेक्शन एप्लीकेबल होता है जहां पे अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ी जाती है सर्च एंड सीजर के टाइम में, सर्च के टाइम में, और उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। तो वो जो अमाउंट अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271AA B, वो हमें अंडर रिपोर्टेड इनकम में उस पर पेनल्टी नहीं लगाएंगे मान के उसको, उसमें 271AA B में पेनल्टी लगाएंगे। अब अगला जो 7 और 8 है ये हमें बताता है कि पेनल्टी किस रेट से लगेगी, एट व्हाट रेट पेनल्टी इज टू बी लेविड। अंडर रिपोर्टेड इनकम है तो पेनल्टी लगेगी 50% ऑफ टैक्स। अगर मिस रिपोर्टिंग है, अभी हमें आपको मिस रिपोर्टिंग नहीं बताया जो कि सब सेक्शन 9 में हम बताने जा रहा हूं अगले सेक्शन में ही, तो उससे आपको बढ़ जाए पता चल जाएगा मिस रिपोर्टिंग क्या होती है। तो अगर मिस रिपोर्टिंग है तो पेनल्टी लगी 200% ऑफ द टैक्स। सो 7 और 8 खाली टैक्स को बताता है, सब सेक्शन 9 हमें बताता है कि ऐसे क्या केसेस होंगे जिसको हम मिस रिपोर्टिंग मानेंगे। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा एग्जांपल्स भी डाले हैं मैंने कि किन केसेस में मिस रिपोर्टिंग मानेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। ये स्लाइड में ये आएगा हमारा यहाँ पे, आप इसमें देख पा रहे हैं इस स्लाइड के अंदर
पावर प्रेजेंटेशन की स्लाइड में देख पा रहे हैं कि पहला पॉइंट है सबसेक्शन 9 का, मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। मान लीजिए कोई एसएससी अपनी रेंट को डिक्लेयर ही नहीं करता, एएलवी एनुअल लेटिंग वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करता, उस केस में उसे सप्रेस किया फैक्ट्स को, तो ये मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा। ऐसे ही हर कोई आदमी, कोई पर्सन फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट इसमें की ज्वेलरी में, उसको डिक्लेयर ही नहीं किया, तो वो भी मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा, ना अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। इस पे वो 200% के हिसाब से पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ऐसे ही कोई एक्सपेंडिचर है, उसको बोगस एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेता है और उसको किसी भी सब्सटेंशिएट नहीं कर पाता किसी एविडेंस के साथ, तो एविडेंस उसके पास है ही नहीं, एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया, डाल दिया भाई फ्रेट एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए, और एक्सपेंडिचर उसके पास एविडेंस ही नहीं है कोई चीज का, तो ये सब इसी कैटेगरी में मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम आएगी। यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने, मान लीजिए मैक्सिमम हमने खुद देखा, अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है कि जो 24B में एसएससी क्लेम करता है डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2 लाख रुपए तक की अलाउड है मैक्सिमम, तो वो कई बार बोगस होती है, इंटरेस्ट बैंक को देता ही नहीं है, किसी को दे नहीं रहा, और वो क्लेम में डाल देता है। अब ऐसे केस में भी ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानी जाएगी। अगला इसमें आता है रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब गुड्स, मान लीजिए एग्जांपल क्या है इसका, गुड्स नॉट रिसीव्ड, एक्चुअल में गुड्स कोई आए नहीं, आदान प्रदान हुआ ही नहीं गुड्स का, इनवॉइस इशू हो गए, मतलब बोगस आईटीसी क्लेम कर, जीएसटी के अंदर आईटीसी होता है, जीएसटी के अंदर आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, सप्लाई करी गुड्स की और उसके बेस पे आईटीसी क्लेम करी। ऐसी सर्च बहुत हो रही है वहां पे जीएसटी के अंदर, जहां पे नंबर ऑफ केसेस पकड़े उन्होंने जिसमें कोई गुड्स इश्यू नहीं हुआ, एक ने दूसरे ने तीसरे को सप्लाई और रेसिपेंट बन जाते हैं, सप्लायर रेसिपेंट बन जाते हैं और दिखा रहे हैं इंफॉर्मेशन। और इनकम टैक्स में भी यही चीज आ रही है, और आपस में आजकल तो जीएसटी और इनकम टैक्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ऐसे केसेस में, जो भी केस में सर्च वगैरह होती है, जिससे कोई भी जीएसटी में अगर हमने कोई चीज पकड़ी है, कोई डिटेक्ट हुआ है, अनडिस्क्लोज्ड ऐसे चीजें डिस्क्लोज हुई है, फॉल्स डिस्क्लोज हुआ है, आईटीसी क्लेम किया है, उस केस में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है इनकम टैक्स के साथ भी, इनकम टैक्स भी ऐसे शेयर करता है जब भी सर्च होती है। तो ये फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की गई है, तो वो भी मिस रिपोर्टिंग इनकम मान जाती है। अब फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसीट्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मान लीजिए कोई हमने सर्वे करने चले गए वहां पे हमने देखा कि भाई इसकी तो सेल तो ये आईटीआर में दिखा रहा है 1 करोड़ रुपया, और इस साल में सेल हुई है इसकी 2 करोड़, 1 करोड़ रुपया, ये अंडर नॉट रिफ्लेक्ट कर रहा है, अनअकाउंटेड है। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो सेल अनअकाउंटेड है, जो हमने डिटेक्ट किया है, वो सेल मिस रिपोर्ट ऑफ इनकम में आएगा। अगला ये क्लॉज में आ रहा है कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता 3CEB में, जो भी ऑडिट रिपोर्ट होती है इनकी, उसको भी ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानेंगे। इसमें आगे एक छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को टेकअप कर लेते हैं। इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि अंडर रिपोर्टिंग में टैक्स कैसे लगे। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें अंडर रिपोर्टिंग भी आ रही है, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम भी आ रही है, और एक शॉर्ट टर्म गेन भी आ रहा है। अब तीनों का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सब अलग हो जाएगा, पेनल्टी अलग हो जाएगी। अब उस केस में क्योंकि इसका सारा एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है, अब इसमें क्या है कि एक 61 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल एसएससी है, वो अपनी रिटर्न को नहीं फाइल करता, असेसमेंट उसकी कंप्लीट हो जाती है, सेक्शन 144 यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। इनकम असेस कितने में होती है, 1 करोड़ 14 लाख पे, उसमें 40 लाख रुपया क्या है, मिस रिपोर्टिंग, सप्रेशन फैक्ट्स की वजह से, और उसमें शॉर्ट टर्म गेन भी आ रहा है, कितना, 18 लाख रुपए का। अब हमारे सामने क्या चीज है, मिस रिपोर्टिंग भी है, अंडर रिपोर्टिंग भी नजर आ रहा है, और शॉर्ट टर्म गेन भी नजर आ रहा है। तो पहले हम ये देख पा रहे हैं सॉल्यूशन में, उसमें बताया मैंने आपको पिछले पहले सबसेक्शंस में बताया था कि कुछ इलस्ट्रेशन में भी
कि जब भी ऐसा केस हो उसमें हमने क्या करना है कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम को पहले पकड़ेंगे, उसमें एज इंक्रीज्ड बाय दी जो एग्जेम्पशन होगी उसको भी ऐड किया जाएगा, एग्जेम्पशन को भी ऐड किया जाएगा जिससे इंडिविजुअल का केस है उस केस में खाली। अब जो मैक्सिमम नॉन चार्जेबल टैक्स, अब अगर 60 ईयर से कम है तो 2.5 लाख है, 60 ईयर से ज्यादा है उसकी एज तो 3 लाख है। अब इसमें वही चीज दिखाई दी है, इसमें 1 करोड़ 14 लाख पे तो असेस हो गई, एग्जेम्पशन आई 3 लाख पे। अब आप देख पा रहे हैं 1 करोड़ 11 लाख रुपए ये अंडर रिपोर्टिंग है। अब अंडर रिपोर्टिंग के अंदर भी मिस रिपोर्टिंग भी है 40 लाख, वो अंडर रिपोर्टिंग इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग है। तो ये अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में आप क्लियर देख पा रहे हैं कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम 1 करोड़ 11 लाख, एग्जेम्पशन लिमिट क्या है 3 लाख, टोटल कितने हैं 1 करोड़ 14 लाख। अब 1 करोड़ 14 लाख पे हम टैक्स निकालेंगे, इसमें से पहले हम शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स अलग करेंगे जो कि 15% के हिसाब से होता है, और बाकी इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स को कैलकुलेट करेंगे जो कि बना 29,60,000। स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, उसमें हमने सरचार्ज लगा दिया, HEC भी लगा दिया, उसके बाद टैक्स टोटल इनकम पे लगा दिए 35,40,160 रुपए, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसमें हमने सेग्रीगेट कर दिया है, बांट दिया अंडर रिपोर्टिंग इनकम, मिस रिपोर्टिंग इनकम, टोटल। क्यों बांटा है? क्योंकि अब हमारे को पेनल्टी लगानी है 50% के हिसाब से, 200% के हिसाब से। अब अंडर रिपोर्टिंग है, इसके अंदर 40 लाख तो आपको बताया था मैंने, इसमें मिस रिपोर्टिंग है, तो बाकी क्या बचा 1 करोड़ 11 लाख में से 71 लाख। 71 लाख रुपए आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, ये है हमारी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अब जो अगला टैक्स निकाला हमने, प्रोपोर्शनल टैक्स निकाला है 35,40,160 रुपए, तो हमारे पास टोटल टैक्स आया था, इसको प्रोपोर्शनेटली दोनों इनकम में बांट देंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि अंडर रिपोर्टिंग में क्या किया हमने, 71 डिवाइडेड बाई 111 इंटू 35,40,160, जो टैक्स निकला वो अंडर रिपोर्टिंग पे टैक्स निकला। ऐसी प्रोपोर्शनेटली मिस रिपोर्टिंग में बांट दिया हमने, फिर उस पर पेनल्टी लगा दी है 50% 200% के हिसाब से। आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि 50% के हिसाब से पेनल्टी हमने अंडर रिपोर्टिंग पे लगा दी 11,32,214, मिस रिपोर्टिंग पे 200% के हिसाब से लगा दी 25,51,466, टोटल लगी पेनल्टी 36,83,680। सो ये हमारा हमने सब सेक्शन 9 पढ़ा दिया। अब सब सेक्शन 10 क्या कहता है? सब सेक्शन 10 ये कहता है कि टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। अगर उसने कोई रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी है तो उस केस में हम लोग टैक्स, और या रिटर्न भरी है तो 140 रिस्पॉन्स में फर्स्ट टाइम भरी है, तो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त अंडर रिपोर्टिंग जो भी इनकम होगी उसमें हमने ऐड कर देंगे मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में आपको मैंने बताया है, और फिर उस पर टैक्स निकाला जाएगा। और अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम भरी है तो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम प्लस 143(1)(a) पे हिसाब से टैक्स निकालेंगे, और फिर उसमें से 143(1)(a) का जो टैक्स निकला होगा वो लेस कर देंगे, तो हमारा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टिंग इनकम आ जाएगा। पहले वाले पॉइंट में मैं आपको बताना भूल गया था कि पहले जो हम अंडर रिपोर्टिंग इनकम में ऐड कर देंगे टैक्स, इनकम को ऐड कर देंगे मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स, उस पर जो टैक्स निकलेगा उसमें से फिर हम जो टैक्स है वो अंडर रिपोर्टिंग इनकम वो लेस कर देंगे, तो हमारा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम आ जाएगा। सॉरी, दोबारा मैं गलती कर रहा हूं कि जो हमारा इनकम हमने टैक्स निकाला है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, कैसे टैक्स निकाला था, अंडर रिपोर्टिंग इनकम प्लस मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स, फिर हम जो स्लैब है हमारा टैक्स का वही रहेगा क्योंकि वो इंडिविजुअल का केस है, तो हमारा जो क्योंकि हमने स्लैब के हिसाब से टैक्स लगा दिया, इसमें हमें रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हमें रिड्यूस कहां करना है, जहां पे रिटर्न उसकी फर्निश है, यानी कि जो अंडर रिपोर्टिंग इनकम है, या 143(1)(a) की इनकम है, या रीअसेस्ड इनकम आ रही है, या असेस्ड इनकम आ रही है, उसको हम ऐड कर देंगे, फिर हम टैक्स ऑन असेस्ड इनकम को घटा देंगे, लास्ट असेस्ड इनकम को, या लास्ट डिटरमिन 143(1)(a) की इनकम को घटा देंगे, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टिंग इनकम होगा। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है जो कि हमें कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताने में थोड़ी सी मैं भी गलती कर रहा था,
जो कि आपको रेक्टिफाई की है, और जिससे कई बार ये आदमी एकदम ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये दोनों इनकम में टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो सब सेक्शन जो 10 है वो इसी चीज को बताता है। हम जितने भी एग्जांपल्स को करेंगे, कहीं भी गलती, किसी से भी गलती हो सकती है, उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये अगला इसमें इसी में क्लॉज में मैं बताया है एक फॉर्मूला x माइनस वाई। इसमें क्या x क्या लिया है और y क्या है। इसमें बताया है कि वही जो मैं एक्सप्लेन अभी मैंने किया था, x है, टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, कैसे टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश किया है तो अंडर रिपोर्टेड इनकम इंक्रीज्ड बाय इनकम डिटरमिन्ड इन सेक्शन 143(1) और इनकम असेस्ड, इनकम रीअसेस्ड, इनकम रीकम्प्यूटेड, प्रीसीडिंग ऑर्डर में जो थी उसमें से इनकम ये टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें माइनस क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम डिटरमिन्ड इन सेक्शन 143(1) और इनकम असेस्ड, इनकम रीअसेस्ड और इनकम रीकम्प्यूटेड। ये अमाउंट जो टैक्स होगा वो लेस कर देंगे, तो अल्टीमेटली वही आपकी टैक्स और अंडर रिपोर्टेड इनकम आ जाती है, जो कि मैंने पिछले एग्जांपल में भी आपको इसको क्लियर किया है। अब सेक्शन 11 जी कहता है कि सबसेक्शन 11 इसी के अंदर 270 कैपिटल ए में पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी एडिशन डिसअलाउंस किया गया जिसपे पेनल्टी हमने लगा दी है तो दोबारा उस इश्यू पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, उस पर्सनल केस में नहीं लगेगी। सबसेक्शन 12 क्या कहता है, सबसेक्शन 12 कहता है कि कोई भी पेनल्टी लगाई जाएगी अथॉरिटीज के अलावा तो वो इन राइटिंग में होनी चाहिए। तो यहां पे हमारा 270 पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग सेक्शन खत्म होता है। लेकिन इसके साथ मैं आपको इम्यूनिटी भी बताना चाहता हूं 270 डबल ए के अंदर, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि बहुत लोग इम्यूनिटी के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो इम्यूनिटी कब मिलेगी। इसमें इम्यूनिटी खाली पेनल्टी की नहीं है, प्रोसिक्यूशन सेक्शन की भी इम्यूनिटी आ रही है, जो कि 276C 276 सी के बारे में। 276C विलफुल इवेट टू पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। 276CC व्हेन द रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फाइल्ड बाय द असेसी, उसके केस में प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाता है। अब इम्यूनिटी मिलेगी कैसे, पेनल्टी से हमें इम्यूनिटी मिलेगी अगर हम, ये सेक्शन कहता है कि अगर हमने स्पेसिफाइड डेट तक, मतलब जो डिमांड नोटिस इशू किया है असेसमेंट ऑर्डर के साथ कोई भी अथॉरिटी ने, तो उसके अंदर जो डेट स्पेसिफाई की जाती है इस डेट तक आपको पेमेंट करनी, ऑन और बिफोर लिखा होता है, जनरली 30 डेज होता है। तो उस डेट तक अगर आपने पेमेंट कर दी तो आप पेनल्टी इम्यूनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई किस में करेंगे, फॉर्म नंबर 68 होता है उसके लिए, और उसमें यह भी जरूरी है कि अपील फाइल ना कर रखी हो। और लेकिन वो फॉर्म को हम कब तक फाइल कर सकते हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिमांड नोटिस हैव बीन इशूड। 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ होता है, एक महीने के अंदर, उस महीने के खत्म होने से जिसमें डिमांड नोटिस इशू किया है 1 महीने तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये असेसिंग ऑफिसर उसको ग्रांट कब करेगा इम्यूनिटी, उसको भी वही है कि 1 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच end of the month in which the application for the immunity has been filed with the department। तो मान लीजिए उसका जुलाई के अंदर फाइल करी, ये चल रहा है हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के महीने में एप्लीकेशन फाइल करता है, तो इस महीने के एंड से 1 महीने का टाइम मिलेगा असेसिंग ऑफिसर को डिसाइड करने की इसको इम्यूनिटी ग्रांट की जाए या रिजेक्ट की जाए। अब कई केसेस बड़े मजेदार आते हैं इसके अंदर, मैंने खुद देखा है। उसमें आता है कि लॉस का केस है, लॉस के केस में क्या हुआ कि हमने लॉस को रिड्यूस कर दिया, डिमांड तो बनी नहीं, डिमांड इनकम टैक्स की असेसिंग ऑफिसर ने नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली, वो ठीक था कि उसने डिमांड निकाली नहीं, डिमांड बनी नहीं, लॉस 10 लाख था, रिड्यूस हो गए 2 लाख बचा, डिमांड नील। अब पेनल्टी इम्यूनिटी कैसे ग्रांट करेंगे, उसने तो एप्लीकेशन लगा दी कि मेरे को इम्यूनिटी दी जाए, लेकिन मेरी तो कोई डिमांड ही नहीं है, मैं अपील भी फाइल नहीं कर रहा, मेरे को प्रोसिक्यूशन से भी छोड़ा जाए। अमाउंट कई बार हो सकता है 10 लाख 9 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। अब अमाउंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट कैसे छोड़ दे। यहां पे हमने सब सेक्शन 10 को थोड़ा ध्यान रखना है। सब सेक्शन 10 के हिसाब से अगर हम सोचते हैं, देखिए एक्ट यहां पे साइलेंट है, डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं इस पॉइंट पे,
लेकिन हमें रेवेन्यू के पॉइंट से चलेंगे और एसएससी के पॉइंट से भी चलना है। एसएससी ये कह सकता है रिट फाइल करके कि भाई डिमांड है नहीं, मेरे को तो इम्यूनिटी ग्रांट की जाए, बिल्कुल ठीक है, उसका व्यू पॉइंट। लेकिन अब असेसिंग ऑफिसर यहां फंस जाता है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि भाई टैक्स, मैं नोशनल टैक्स निकालूंगा, मैं असेसमेंट ऑर्डर में जब असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा उसमें दिखा देगा कि भाई अगर उसने इम्यूनिटी लेना चाहता है, उसमें नोट डाल सकता है, उसमें एक पैराग्राफ डाल सकता है, इन केस एसएससी वांट्स टू टेक द इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए, तो उसका टैक्स उसको इतना विद इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। अगर वो जमा करा देता है तो इम्यूनिटी उसकी ग्रांट की जाएगी। उसमें एक नोट डाल सकता है नोशनल बेस पे, डिमांड नोटिस पे तो नहीं लाएगा, लेकिन नोशनल बेस पे उसको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तब इम्यूनिटी उसकी ग्रांट होगी, क्योंकि उस इनकम जो रिड्यूस हुई है, उसका लॉस रिड्यूस हुआ है, उसको अंडर रिपोर्टेड इनकम माना जाता है। और दूसरा ये सेक्शन इम्यूनिटी का ये भी कहता है कि वो मिस रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब केस सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 270 कैपिटल ए में नहीं आना चाहिए, मिस रिपोर्टिंग हो तो इम्यूनिटी ग्रांट उसको नहीं की जाएगी। तो यहां पे हम अपने सेशन को एंड करते हैं। इसके साथ ही 270 सेक्शन और 270 डबल ए सेक्शन कंप्लीट होता है। धन्यवाद। और मैं आपको सेशन को खत्म करने से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं अगली क्लासेस इसी पेनल्टी प्रोविजन के ऊपर डालूंगा और जल्दी ही अगली क्लास को डालूंगा। धन्यवाद।